हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 को कंप्लीट करेंगे। ये आर्टिकल 19 वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है। आर्टिकल 19 हमारे देश के नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल 19 पार्ट 1 वीडियो में हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली, और इसकी शुरुआत करेंगे असेंबली से। हमें समझना होगा असेंबली आखिर होती क्या है। जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए तो उसे असेंबली कहा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि लोग रिलीजियस पर्पस के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में प्रेयर्स के लिए इकट्ठा होते हैं। ये असेंबली का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह नेताजी की रैली में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं उनका भाषण सुनने के लिए या उनको देखने के लिए। तो ये एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा होना हुआ, तो ये भी एक असेंबली है। यानी अगर बहुत सारे लोग एक जगह पर मिलते हैं किसी भी पर्पस के लिए तो उसे असेंबली कहा जाता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम पब्लिक प्लेस पर असेंबल हो सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स के लिए, धरने या डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, या फिर किसी जुलूस के लिए यानी प्रोसेशन के लिए। बस कंडीशन ये है कि ये असेंबली शांतिपूर्ण हो और बिना किसी हथियार के। असेंबली में किसी के पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए और इस असेंबली में या इस असेंबली के कारण किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस या दंगा नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन ये भी है कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर असेंबल नहीं हो सकते हैं। आप किसी के घर की छत पर नहीं असेंबल हो सकते हैं। तो फिर आप कहाँ असेंबल हो सकते हैं? आप असेंबल हो सकते हैं किसी पब्लिक प्लेस पर, जैसे कि कोई सरकारी ग्राउंड हो, पार्क हो, वहां पर आप असेंबल हो सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ असेंबली का कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं देता है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर स्टेट को लगता है कि इकट्ठा हुए लोगों की वजह से देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा हो सकता है, या फिर इनके इकट्ठा होने की वजह से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है। मान लीजिए आप किसी रोड पर असेंबल हो गए जिसकी वजह से लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो अलाउड नहीं है। तो इन दोनों ग्राउंड्स पर स्टेट अगर चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो ये था फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब देखते हैं आर्टिकल 19 का तीसरा राइट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। देखो, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग उन लोगों से बात करते हैं जिनके थॉट प्रोसेस हमारे जैसा है। यानी हम अपने जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं। और इस तरह के अगर बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो एक एसोसिएशन बना ली जाए, या फिर अगर कोई इस तरह की एसोसिएशन है तो हम उससे जाकर जुड़ना पसंद करते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो एक नई एसोसिएशन, यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। एसोसिएशन या संगठन कोई भी हो सकता है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, या फिर सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस भी बना सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग है तो हम उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। मतलब आपको जबरदस्ती कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें नेगेटिव राइट भी देता है। राइट, तो आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो मत कीजिए। और बाकी राइट्स की तरह यहाँ पर भी स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। अगर स्टेट को लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए खतरा है, या फिर पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के लिए इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो उन केसेस में स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसके अलावा ये बात भी ध्यान देने वाली है कि आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, बट सरकार उसे मान्यता देगी ये जरूरी नहीं है। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सरकार के लिए, ठीक है। ना ही ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सरकार मान्यता दे। तो ये था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखते हैं आर्टिकल 19 का नेक्स्ट आर्टिकल, जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी देता है कि हम विद इन इंडिया कहीं पर भी किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हम आ जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। बट अगर बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट बेसिकली दो तरह का हो सकता है, मूवमेंट विद इन द कंट्री या फिर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री एंड कमिंग बैक, यानी फॉरेन ट्रेवल। आर्टिकल 19 हमें देश के अंदर फ्रीली मूव करने की आजादी देता है। और ये जो फॉरेन ट्रेवल की जो बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। अभी के लिए हम लोग आर्टिकल 19 पर ही फोकस करेंगे। बट आप सोच के देखो कि जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो तो आपको वहां पर टेम्पररी पर्पस के लिए कभी कभी रुकना भी पड़ सकता है। इसी तरह जगह जगह आप कुछ कुछ दिन रुकते हो, होटल में रुकते हो या फिर रेंट पर रुकते हो।
और फिर ये भी पॉसिबल है कि एक दिन आपको कोई जगह इतनी ज्यादा अच्छी लगने लगे कि आप डिसाइड कर लो कि आप वहीं पर परमानेंटली रहोगे। टेम्पररी स्टे को कहते हैं किसी जगह पर रिजाइड करना, और कहीं पर परमानेंटली बस जाने को कहते हैं सेटल हो जाना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में ये दोनों फ्रीडम्स देता है। तो हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस क्या होता है, बट इन दोनों फ्रीडम से रिलेटेड स्टेट अगर चाहे तो कुछ ग्राउंड्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। वो ग्राउंड्स क्या है? वो ग्राउंड्स है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी अगर आपके मूवमेंट या फिर किसी जगह पर जाकर रहने से वहां के लोगों को किसी तरह का इनकन्वीनियंस होता है और स्टेट इस बात को मानता है, तो आपके मूवमेंट या फिर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और हम आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगाए भी हुए हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। कहने का मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लोगों के मूवमेंट या फिर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइबल एरियाज में जाना रेस्ट्रिक्टेड है। अब देखते हैं कि इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड कोर्ट्स ने क्या क्या आदेश पास किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूट्स के मूवमेंट से रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रोस्टिट्यूट्स और जो नामचीन बदमाश होते हैं उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस से रिलेटेड भी कुछ नियम बनाए हुए हैं। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने एड्स के पेशेंट के मूवमेंट से रिलेटेड भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। इसका मतलब अगर कोई एड्स का पेशेंट है तो उसको बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को मानना होगा। तो इस तरह हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस दोनों को कवर कर लिया है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 का लास्ट पॉइंट, जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। देखो, हर एक इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई प्रोफेशन तो चूज करता है। कोई बिजनेस करता है, कोई कॉल सेंटर में जॉब करता है, कोई आर्किटेक्ट बन जाता है, तो कोई डॉक्टर बन जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन देता है, यानी सिटीजन्स खुद चूज कर सकते हैं कि वो कौन सा प्रोफेशन या फिर बिजनेस करना चाहते हैं। स्टेट उन पर किसी भी तरह का प्रोफेशन इम्पोज नहीं कर सकता। स्टेट नहीं बोल सकता कि तुम्हें आर्मी में भर्ती होना ही होना है। स्टेट ये भी नहीं बोल सकता कि तुम्हें इस रोड के कंस्ट्रक्शन में काम करना ही होगा। तो ये आपकी मर्जी है, ये आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहते हो। बट ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आपको विमेन ट्रैफिकिंग या सेक्स रैकेट चलाने जैसे इमोरल ऑक्यूपेशन की इजाजत नहीं देता है, और ना ही आपको ऐसे ऑक्यूपेशन करने की इजाजत है जो कि डेंजरस है या फिर हार्मफुल या हैजार्डस एक्सप्लोसिव जैसी चीजें आप नहीं बना सकते हो। मतलब आपने बम बनाने की फैक्ट्री खोल ली, तो ये अलाउड नहीं है। इसके अलावा स्टेट अगर चाहे तो कुछ ग्राउंड्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जैसे कि स्टेट अगर चाहे तो किसी प्रोफेशन, बिजनेस या फिर ट्रेड के लिए एक मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एमबीबीएस की डिग्री तो कम से कम होनी ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सुबह उठे और सफेद कोट डालकर अपना क्लिनिक खोल लिए। इसके अलावा सरकार को ये भी अधिकार है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी ट्रेड, बिजनेस या फिर सर्विस को सरकार खुद चला सकती है, और इसमें सरकार चाहे तो सिटीजन्स को इन्वॉल्व करे और चाहे तो ना करे। ये सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है, और इसके लिए सरकार को किसी को जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमने आर्टिकल 19 के सभी 6 के 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को कवर कर लिया है। बट आपको पता होना चाहिए कि 1978 से पहले आर्टिकल 19 में 6 नहीं बल्कि 7 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हुआ करते थे, और ये 7th डेमोक्रेटिक फ्रीडम था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में हटा दिया गया था। तो बेसिकली हुआ क्या कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 19 से हटा दिया और पहुंचा दिया आर्टिकल 300A में। इसका मतलब अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट क्योंकि अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी भी है, और इसे हम आर्टिकल 300A में देखेंगे। तो ये था आर्टिकल 19। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 20। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें।